हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को 2023-24 का चौथा बजट पेश किया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इस बार 1,63,950 रुपए का बजट पेश किया जाएगा, जो पिछले साल की तुलना में 11.60% ज्यादा है। उन्होंने बताया कि नए बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। हरियाणा में बुजुर्गों की पेंशन में 250 रुपए की बढ़ोतरी भी की गई है। अब बुजुर्गों को 2750 रुपए पेंशन मिलेगी। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के रियायती किराए की पात्रता के लिए आयु सीमा को 65 से घटाकर 60 साल करने का प्रस्ताव बजट में मुख्यमंत्री ने करने की घोषणा की है। दो 2023-24 का हरियाणा का जो बजट है वो आज हमने पेश किया है। वित्त मंत्री के नाते ये चौथा बजट मैंने पेश किया है और एक प्रकार से अमृतकाल जिसको हम कह रहे हैं कि शुरू हुआ है, तो उसका ये पहला बजट है। इसके प्रधानमंत्री जी ने अमृतकाल के नाते जो एक विज़न रखा है, उस विज़न के हिसाब से ही हमने भी अपना बजट बनाया है कि आज समाज को किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, हमारा भावी जो चित्र है, हम अपने प्रदेश को, देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं, तो उस नाते से शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म सब तरह की बातों को ध्यान में रख करके बजट किया है। इस बजट में 25 साल की जो बाद आने वाला जो समय 2047 15 अगस्त, यानी जब अपने देश की आयु, हम अपने आप को देश मान लें तो हमारी आयु 100 साल की हो जाएगी। तो 100 साल देश की आज़ादी के बाद देश कैसा हो, इसकी नींव अभी से सभी प्रदेश और देश को रख रहा है। उसमें मोटे रूप से हमने जो आज के इस बजट में कहा जा सकता है कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं, चाहे वो गरीब है, फिर चाहे वो किसान है, युवा है, जिन जिन को लगता है कि एक रेगुलर वे में सहायता की भी आवश्यकता है, उसको आगे बढ़ने की आवश्यकता है, पैरों पर खड़े होने की आवश्यकता है, उस सारे हिसाब से हमने बनाया। प्रदेश के सभी परिवारों की चिंता, सभी नागरिकों की चिंता हम किसी न किसी रूप में करें। परिवार से आगे अगर नागरिक इकाई हम देखते हैं तो आज 2,85,00,000 हमारी नागरिकों की एज पर पीपीपी, थोड़े हजार ऊपर नीचे हो सकते हैं, लगभग इतनी हो गई है। और हर एक की एक एज होती है, उस एज के हिसाब से हमने 6 भागों में पूरे आबादी को बांटा है। 0 to 6 दायित्व दिया है WCD को, 6 to 18 दायित्व दिया है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को, 18 to 25 दायित्व दिया है हायर एजुकेशन को, 25 to 40 दायित्व दिया है युवा और कौशल और यूथ एम्पावरमेंट को, और 40 से 60 ये हमने दिया राजस्व विभाग को, और 60 से ऊपर जो हमारा सेवा विभाग है, सोशल जस्टिस इसको पहले कहते थे, उसी के साथ और कुछ चीज़ें जोड़ करके तो सेवा विभाग का नाम है, तो 60 से ऊपर के सभी नागरिकों का दायित्व उनको दिया है। यानी अगर एक परिवार में 6 सदस्य अलग अलग आयु वर्ग के होंगे तो 6 के 6 विभाग उस परिवार में जाएंगे। कि उस बजट के अंदर सभी विभागों का अलग से विस्तार से जो मैंने बात रखी है, मुख्य बात उसमें यही है कि हमने कोई नया कर नहीं लगाया है। हमने अपने जो आर्थिक सारे इस विज्ञान के जो पैरामीटर्स हैं उनको मजबूत करने के लिए सावधानियां बरती हैं। ऋण उतना ही लो जितना अगली पीढ़ी उसको आसानी से पे आउट कर सके, क्योंकि ऋण कोई 5 साल का होता है, कोई 10 साल का होता है, कोई 50 साल के भी ऋण हैं कि 50 साल के बाद देना पड़ेगा। तो 50 साल बाद ये तो हमें पता है कि हम तो नहीं होंगे, तो जिसको देना है उसकी भी चिंता करनी है। तो सारा ही ऋण उनके ऊपर थोप के ना चले जाएं। हाँ, इतना कम भी ना ले ऋण कि जिसके कारण से हमारा जो अवसर है वो बर्बाद हो जाए। इस अवसर का उपयोग करना है, उसके पैरामीटर्स हमने नहीं बनाए हैं, वो वर्ल्ड बैंक ने, रिजर्व बैंक ने, नीति आयोग ने, सबने मिलकर के जो पैरामीटर्स तय किए हुए हैं, तो हम उस पैरामीटर्स के अंदर ही हैं
जैसे हमारा राजकोषीय घाटा जीडीपी का 2.9% ये हमने प्रोजेक्ट किया है। हमारे तो किसान जो है साल के शुरू में ही जब खेती उठती है उस समय अनाज भी देता है, तूड़ा भी देता है, सब गौशालाओं को देते हैं। फिर भी जब ये आभास हुआ कि वो कम रहते हैं, हर जगह उनकी डिमांड रहती थी, उस डिमांड को इसमें से पूरा करेंगे। एक ध्यान रखेंगे कि इसमें जो बेसहारा पशु है उनके लिए ज़्यादा मात्रा होगी, और ताकि जिसके कारण से हमने सड़कों पर जो बेसहारा पशु घूमता है, जिसके कारण से एक्सीडेंट्स होते हैं, उसकी सुनिश्चित पुख्ता हम एक इंतजाम करेंगे। चाहे उसके लिए नई गौशालाएं भी बनवानी पड़े, ग्रामीण जो विकास पंचायती राज है उसकी ज़मीनें हमारे पास कुछ खाली पड़ी हैं तो उसके लिए भी हम व्यवस्था करेंगे, लेकिन बेसहारा पशु सब जाए और गौशालाएं जो है वो अपने पैरों पर खड़ी हों। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता विधान पेंशन में बढ़ोतरी, ये कहना है सीएम मनोहर लाल का। तो वहीं 1 अप्रैल से 2750 रुपए की पेंशन मिलेगी। तो ये बजट की बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। वरिष्ठ नागरिक सेवा योजना की जाएगी शुरू। तो वहीं इसके साथ साथ वरिष्ठ नागरिकों को दी जाएंगी सारी सुविधाएं, यह कहना है सीएम मनोहर लाल का। हरियाणा खेल अकेडमी की जाएगी स्थापित। किलोमीटर स्कीम के तहत 1000 बसें और चलाई जाएंगी। दो 200 मिनी बसें चलाई जाएंगी, ये कहना है सीएम मनोहर लाल का। तो हम आपको बता रहे हैं बजट की बड़ी बातें। 70 मोबाइल पशु चिकित्सा केंद्र खोले जाएंगे। गुरुग्राम फरीदाबाद में अत्याधुनिक वेटनरी डिस्पेंसरी भी खोली जाएगी। सात जिलों में एकीकृत सैनिक सदन होंगे। बजट में एक बार फिर रखा गया एसवाईएल का ध्यान। एसवाईएल निर्माण के लिए 101 करोड़ का प्रस्ताव। करनाल में एक वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण। हिसार रोहतक में वैज्ञानिक खेल प्रशिक्षण, यह कहना है सीएम मनोहर लाल का। हम आपको बता रहे हैं बजट की बड़ी बातें, जहां पर मधुमक्खी पालन को दिया जाएगा बढ़ावा। पंचकुला में विद्या समिति केंद्र किया जाएगा स्थापित। खेल विभाग को 566 करोड़। पीएमश्री योजना के तहत हर ब्लॉक में 2 स्कूल। गुरुग्राम में एक सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र। गन्नौर में अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी। मंडी का इसी साल से हो सकता है निर्माण, यह कहना है सीएम मनोहर लाल का। हर एक जिले में बायोगैस प्लांट बनाए जाएंगे, यह कहना है सीएम मनोहर लाल का। हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर बजट की बड़ी बातें, जहां सदर व्यापार नीति तैयार करने का प्रस्ताव। हिसार अंबाला महेंद्रगढ़ में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। फरीदाबाद पानीपत में सह व्यापार केंद्र।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा को मिले 128 पदक। आवास प्रदान करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट योजना। पायलट प्रोजेक्ट योजना अप्रैल 2023 से होगा लागू, यह कहना है सीएम मनोहर लाल का। खिलाड़ियों के स्वास्थ्य के लिए इंश्योरेंस योजना। छठी से 8वीं कक्षा के लिए कौशल शिक्षा की जाएगी प्रदान। दीनदयाल अंत्योदय योजना का ऐलान। एक 1,83,950 करोड़ का बजट किया गया पेश। ये बजट की कुछ प्रमुख बातें आपकी टीवी स्क्रीन पर। 11 जिलों में 7 2023-24 में चिरायु आयुष्मान भारत का लाभ उन सभी परिवारों तक पहुंचने का प्रस्ताव है जिनकी पीपीपी से वार्षिक सत्यापित आय 1.80 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक है। इन सभी परिवारों को सुबोध किसी भी अस्पताल में 5 लाख रुपए का चिकित्सा उपचार कवर प्रस्ताव करने के लिए खर्च कर 50% कवर करते हुए प्रति परिवार प्रति एवं 1500 रुपए का मामूली योगदान करने के लिए कहा जाएगा। वहीं 11 मेडिकल कॉलेजों के निर्माण में गुंजीवत कार्यों में कुल निदेशक लगभग 10 करोड़ रुपए होंगे, जिसमें एमबीबीएस की सीटें 1550 बढ़ जाएंगी और मौजूदा क्षमता में 75% की अतिरिक्त वृद्धि होगी। वर्ष 2023-24 में महेंद्रगढ़, जींद और भिवानी जिलों में 3 सरकारी मेडिकल कॉलेज अपने पहले प्रवेश के साथ शुरू होने की संभावना है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने हरियाणा सरकार के पेश किए गए बजट पर अपने विचार रखने हुए प्रतिक्रिया दी और केंद्र सरकार बजट की जमकर सराहना भी की। साथ ही इसे हर वर्ग और हर क्षेत्र के लिए लाभदायक बजट भी बताया और कहा कि वे अमृत काल का पहला 45 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर भारत का बजट है। खबर गुरुग्राम से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से प्रस्तुत बजट की संतुलित समावेशी और समृद्धि की ओर से ले जाने वाला बजट बताया है। गुरुग्राम के गुरकमल कार्यालय में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ लाइव बजट सुनने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यह बजट अमृतकाल का भविष्यगामी बजट है, जो सामाजिक सुरक्षा और गरीब कल्याण के मुद्दे पर नए आकाश को छूते हरियाणा की प्रगति के पथ पर और भी आगे ले जाएगा। वित्त मंत्री के रूप में शानदार बजट पेश करने पर ओम प्रकाश धनखड़ ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सराहना करते हुए कहा कि हरियाणा का यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के अनुरूप गरीब, समर्थक और अंत्योदय को प्रोत्साहित करने वाला है, जो पूरे हरियाणा के लिए सुखदायी साबित होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बजट सुनने के बाद कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से पेश की गई बजट
शानदार बजट से ये साफ होता है कि अमृतकाल में हरियाणा नई दिशाओं में कैसे आगे बढ़ेगा। प्रदेश अध्यक्ष ने आगे कहा कि बुजुर्गों की पेंशन में बढ़ोतरी, 29 लाख से ज्यादा परिवारों को मुफ्त इलाज की सुरक्षा, उद्योग जगत को बढ़ावा, किसान कल्याण और मेट्रो लिंक की सौगात सराहनीय है। हरियाणा के सामाजिक आर्थिक विकास के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने में यह बजट मील का पत्थर साबित होगा। जो है पशु अस्पताल, वो बजट में चलाने की बात हुई है, तो लक्ष्य तो उनका और भी बड़ा है, लेकिन इस बजट में इस बार उन्होंने 70 की शायद घोषणा भी की है कि मोबाइल अस्पताल वो शुरू करने वाले हैं, कि जो एक कॉल मिलते ही फड़ाक देसी जो है पहुंच जाएं। जहां भी कहीं पशु बीमार है, पशु को ले जाना मुश्किल होता है, अस्पताल तक ले जाना भी मुश्किल होता है बीमार होने के बाद, लेकिन अस्पताल अगर पशु के पास पहुँचता है तो एक बड़ी सुविधा इसके कारण से शुरू होने वाली है। इसी तरह से कुछ बड़े शहरों में उन्होंने पशुधन विभाग की तरफ से जो आजकल जो एक चलन बढ़ा है सोसाइटी में पेट पालने का, और पेट के इलाज के लिए बहुत इंटरनेशनल लेवल के अस्पताल शुरू करने की बात की। बजट से बहादुरगढ़ के लोगों को मनोहरी खुशियां मिली हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर वित्त मंत्री बजट पेश किया। इस बजट में बहादुरगढ़ को मनोहर सौगात भी मिली। आपको बता दें कि बहादुरगढ़ से आसौदा तक मेट्रो के विस्तार की घोषणा की गई, जिसमें बहादुरगढ़ के लोगों में खुशी का माहौल है। इतना ही नहीं, आसौदा से राजधानी दिल्ली के टिकरी बॉर्डर तक एलिवेटेड रेल फॉलोडर की चौड़ा की गई। वहीं बहादुरगढ़ के लोगों ने लघु वाटर अपनी खुशी का इजहार किया। बहादुरगढ़ में बीजेपी नेताओं में सेक्टर 6 के कम्युनिटी सेंटर में एक साथ बैठकर मुख्यमंत्री का बजट भाषण सुना। बीजेपी नेताओं का साफ कहना है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पेंशन बढ़ोतरी करते हुए बुजुर्गों का मान बढ़ाया है। वहीं उद्योगपतियों ने एमएसएमई की प्रोत्साहन देने के लिए बीजेपी मनोहर लाल मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। मैं आज सबसे पहले तो हरियाणा की जनमानस को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं कि और आज हमारे जो बजट आया है उसको मैं हरियाणा सरकार का मनोहरी बजट के रूप से ही देखूंगा। आज उन्होंने सभी वर्गों के लिए कुछ ना कुछ दिया है। आज व्यापारी वर्ग हो या निचले तबके के जो लास्ट में खड़ा व्यक्ति है, उसके लिए भी जो उन्होंने कुछ ना कुछ व्यापार में और बजट में अपना जो रखा है, उसके लिए मैं उनको आभार व्यक्त करता हूं। मुख्यमंत्री जी ने उद्योगों के लिए जो एमएसएमई के तहत 20% की जो योजना रखी है टैक्स छूट की, वो उद्योगों के लिए एक ऑक्सीजन का काम करेगी। दूसरा, जो लेबर के लिए हॉस्टल और जो है ESI के हॉस्पिटल बनाने की जो बात हुई है, वो भी उद्योगों को एक बढ़ावा देने की बात है। आज के बजट में माननीय मनोहर लाल जी ने पूरे हरियाणा के लिए बहुत बढ़िया बजट दिया है, जिसमें खास तौर से बुजुर्गों को सम्मान, जो पेंशन भत्ता था उसको बढ़ाने का काम किया है। बहादुरगढ़ के लिए सबसे अच्छा काम जो किया है, रेल कॉरिडोर को और जो मेट्रो आसौदा जा रही है, ये दोनों ऐसी मतलब घोषणाएं हैं जो बहादुरगढ़ हल्के के लिए और बहादुरगढ़ की जनता के लिए विशेष तौर से खुशहाली का मौका है। आज मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का बहादुरगढ़ हल्के की सम्मानित जनता की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने बहादुरगढ़ को बहुत सारी सौगातें देने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी रेलवे लाइन जो है जाखोदा से लेकर अपना टिकरी बॉर्डर तक एलिवेटेड रोड बनाने का जो है फैसला लिया है, और इसी तरह हमारी जो मेट्रो बहादुरगढ़ तक थी, सांखोड़ तक आई हुई थी, इसको आसौदा तक बढ़ाने का जो फैसला लिया है, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। ये हरियाणा का दूसरा है, रोहतक के बाद ये दूसरा जो एलिवेटेड जो लाइन रहेगी रेलवे की। और
उसके बाद ये है कि ख़ास तौर पे ट्रैफिक की अगर हम बात करें तो आसोदा तक मेट्रो का पहुंचाना भी बहादुरगढ़ में बहुत से जो लोग थे, पूरे हरियाणा के लोग जो दिल्ली में जाते थे वो बहादुरगढ़ के अंदर आते थे और वहाँ अपनी गाड़ियाँ खड़ी करके फिर मेट्रो से जाते थे। तो बहादुरगढ़ में ये ट्रैफिक से निजात पाने के लिए जो बाहर के लोग हैं वो आसोदा में ही अपना मेट्रो पकड़ के वहाँ जा पाएंगे। तो बहुत बड़ी निजात जो है ट्रैफिक की समस्या थी, बहादुरगढ़ को वो देने का काम किया है। हरियाणा सरकार अपना बजट पेश कर चुकी है। बजट को लेकर साइबर सिटी की जनता की भी प्रक्रिया सामने आई है। जनता बजट से काफी खुश नजर आ रही है। ये ठीक था। सब कुछ होगा। इस बार सरकार ने जो बजट पेश किया है उससे हम पूर्ण तरह खुश हैं, क्योंकि इसमें इस बार सरकार ने बुजुर्गों की पेंशन भी बढ़ाई है और बच्चों की पढ़ाई पे भी पैसे खर्चे हैं। इससे हम पूरी तरह संतुष्ट हैं। पिछले साल का भी बजट संतोषजनक रहा तथा गरीबों के लिए आशा करते हैं कि इस बजट में सब कुछ होगा। मध्यम वर्ग के लिए विशेषकर ध्यान रखना चाहिए, खासकर जो बाज़ारों में काम करते हैं उनके लिए इस सरकार का बजट में सब कुछ होगा, ऐसी हम आशा करते हैं। बाकी हर स्तर पर यह सरकार खरी उतरी है। हरियाणा सरकार ने जो इस बार बजट पेश किया है इससे हम सभी काफ़ी खुश हैं और इसमें जो लड़कियों को 2500 रुपये देने की बात कही गई है इसका हम समर्थन करते हैं और हमें उम्मीद है कि इससे प्रदेश का विकास होगा। हरियाणा सरकार ने इस बार जो बजट पास किया है वो लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरा है और हम लोग बजट से पूर्ण संतुष्ट हैं। हरियाणा सरकार ने जो अभी बजट पेश किया है वो ऐसा है कि इसमें जो रिबेट लोगों को मिली है वो अच्छी है। हम तो यही समझते हैं कि उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा बजट और अच्छा बजट है। इस बार अडानी पर कांग्रेस ने एक बार फिर सवाल उठाए हैं। देश में लगातार बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और कुशासन के अलावा उद्योगपति अडानी को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर बीजेपी और अडानी पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल की माने तो बीजेपी की सरकार ने अडानी की देश लूटने की खुली छूट दे रखी है, तभी तो सरकार जेपीसी के गठन से भाग रही है। इसके अलावा देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और कुशासन की विफलताओं से जनता का ध्यान हटाने के लिए सरकार की ओर से बनाए गए विभाजन के एजेंडे का देशवासी झेल रहे हैं। देशवासियों के साथ कांग्रेस पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, लेकिन एक जिम्मेदार विपक्षी दल होने के नाते पूंजीपतियों की ओर से सरकारी खजाने की जो खुली छूट हो रही है, इस पूरे अडानी महाघोटाले से भी चिंतित हैं। इस पूरे अडानी महाघोटाले से चिंतित हैं। पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने कहा कि बीजेपी सरकार में बहुत बड़े बड़े महाघोटाले हुए हैं, लेकिन सरकार चुप्पी साधे हुए है क्योंकि इनके खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। पार्टी की सरकार को विवश करेंगे, मजबूर करेंगे कि देश की धन और जो संपत्ति है, जो जनमानस का ये पैसा है, इसके साथ धोखा भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती। आपसे पहले ही मैंने ये कहा है कि हम धन्यवाद करते हैं हाइडेनबर्ग का, जो इस देश में कोई नहीं कर सका। चाहे उसमें आप कांग्रेस को भी शामिल कर लीजिए, किसी और को भी शामिल कर लीजिए, लेकिन एक सच्चाई को विदेशी कंपनी ने अगर खुलासा किया है तो आज हम सबका ये फर्ज बनता है कि इसकी जांच कराएं, और अगर हाइडेनबर्ग ने गलत आरोप लगाए हैं तो देश के सामने वो सच्चाई आनी चाहिए। आज ये मुद्दा अकेले कांग्रेस का नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का नहीं।
झज्जर के गांव भूपनिया में एक मुस्लिम युवक की जिले में एक हिंदू लड़की से शादी कराए जाने के मामले में अब पंचायत ने कानूनी तरीके से लड़ाई लड़ने का फैसला किया है। इसके साथ पंचायत में प्रशासन से भी मदद मांगी है। आपको बता दें कि मामले में भूपनिया गांव में पंचायत का आयोजन किया गया। पंचायत से पहले खाप प्रतिनिधियों ने युवक के परिजनों से बातचीत की, जहां बताया गया कि युवक के परिवार ने उससे शादी को तोड़ने को कहा था, लेकिन युवक ने उनकी बात नहीं मानी। मामले की गंभीरता और तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए गांव में भारी पुलिस बल तैनात भी किया गया। करीब 2 घंटे तक चली पंचायत में युवक के परिवार ने युवक की गलती को स्वीकारा। साथ ही निकाह के समय गांव के 2 युवकों को भी दस्तावेज पर गवाही की बात सामने आई। आपको बता दें कि जब कोई धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो उसकी सूचना गांव की पंचायत और प्रशासन को भी दी जाती है, लेकिन इस मामले में वह अपनी प्रतिक्रिया नहीं अपनाई गई। इसी को आधार बनाकर अब पंचायत में कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला किया गया। हमने परिवार को पूरी सुरक्षा दे रखी है। गांव में पूरा पुलिस फोर्स है और आके हमने पंचायत में भी लोगों से निवेदन रखा है कि अपनी शांति बनाए रखें और किसी धर्म के प्रति हमने कोई भी ऐसी दुर्भावना का कोई भी कार्य नहीं करना और किसी भी प्रकार की कोई भी अफवाहों से बचना है। अगर सामाजिक तौर पर सुलझता है तो वो हमें स्वीकार्य है, परंतु जबरदस्ती किसी के साथ ना हो। भाई लड़की से पहले जो हमारी पंचायत हुई थी उसमें लड़के के परिवार पक्ष ने हमको आश्वासन दिया था हम आपके साथ हैं और हमारे बच्चे ने कोई गलत कदम उठाया है। पंचायत में उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की थी। इसके माध्यम से वे उनसे बेटे से मिले। वहाँ बेटे ने फरीदकोट में शायद वो कार्यरत है फौज में, वहाँ बेटे ने मना कर दिया कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। तो आज परिवार ना अगर हमको बता